स्वागत है आप सभी का दृष्टि आईएएस के इस यूट्यूब चैनल में। दृष्टि आईएएस ने बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों के उत्तर लेखन कौशल के लिए अर्थात आंसर राइटिंग स्किल में बेहतर सुधार के लिए, जिसको हम गुणवत्ता आधारित सुधार कह सकते हैं, के लिए यह कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इस प्रक्रिया में दृष्टि के एक्सपर्ट्स अपने विषयगत एक्सपर्टाइज के साथ जो मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं उनके प्रश्नों के एक सारगर्भित विश्लेषण के साथ एक लगभग आदर्श उत्तर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं संजीव श्रीवास्तव भूगोल, पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी या अर्थव्यवस्था से संबंधित जो कृषि या प्रादेशिक नियोजन और विकास के मुद्दे हैं उन प्रश्नों का विश्लेषण कर रहा हूं। हालांकि आज का जो प्रश्न है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्न है, साथ ही भविष्य के प्रति एक आ रहे नए संकट के प्रति आगाह करता हुआ आपसे विचार पूछा जा रहा है। तो चलते हैं, देखते हैं प्रश्न को और प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से निर्मित किया जाएगा, जानते हैं, सीखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, ऊर्जा की बढ़ती हुई जरूरतों के परिप्रेक्ष्य में निसंदेह ऊर्जा एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा साधन या संसाधन है जिसके बगैर विकास कार्य नहीं हो सकता। एनर्जी रिसोर्स के बगैर वर्तमान में विकास संभव ही नहीं है। हर चीज के विकास की प्रक्रिया में ऊर्जा सबसे बड़ा रिसोर्स या एक आधारभूत घटक के तौर पे निर्मित हो चुका है। तो ऊर्जा की बढ़ती हुई जरूरतों के परिप्रेक्ष्य में क्या भारत को अपने नाभिकीय ऊर्जा अर्थात जो एटॉमिक पावर प्लांट्स हैं, कार्यक्रमों का विस्तार, ये ध्यान रखना है आपको, जो कार्यक्रम पहले से हो चुके हैं निर्मित उनके विषय में नहीं, कार्यक्रमों के विस्तार के विषय में कहा जा रहा है। कार्यक्रमों का विस्तार जारी रखना चाहिए। यहीं पर आपका विचार, आपकी समझ बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है चाहिए, अर्थात क्या हम उसको विस्तार करना चाहिए, लेकिन पहले से जो निर्मित हुए हैं उनके विषय में कोई राय नहीं मांगी गई है, परंतु जब आप इस पर राय देंगे तो उन पर राय आपको देना ही होगा। साथ ही नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित तथ्य, मतलब जो एटॉमिक पावर प्लांट से संबंधित फैक्ट्स या फिगर्स हैं, और साथ में भय अर्थात जो फियर्स हैं, उन दोनों को तटस्थ भाव से दोनों का एक तुलनात्मक अध्ययन करते हुए हमें यह निष्कर्ष देना है। ठीक है, इंग्लिश में देखते हैं। विद ग्रोइंग एनर्जी नीड्स शुड इंडिया कीप एन एक्सपैंडिंग इट्स न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम्स, डिस्कस द फैक्ट्स एंड फियर्स एसोसिएटेड विद न्यूक्लियर एनर्जी। मीन्स ग्रोइंग एनर्जी नीड्स, every day or day by day our needs are growing, our needs are increasing, it's exact fact. Should India keep the expanding its nuclear energy programs? Means we have to make new energy power plants or not? The question is concerned with this approach. After that, we have to present few important facts concerned with the nuclear power plants and then fears associated with the न्यूक्लियर पावर और न्यूक्लियर एनर्जी। तो ट्रांसलेशन का कोई दोनों में त्रुटि भी नहीं है, इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंतर्गत। अब सोचिए आखिर हम कैसे इसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले एटॉमिक पावर प्लांट के कुछ प्रक्रिया को समझेंगे। मतलब इस प्रश्न के उत्तर को विश्लेषित करने की प्रक्रिया में 3 भाग में हम बांटेंगे। पहले भाग में डिमांड या रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, अर्थात प्रश्न की मांग क्या है। फिर बताएंगे इस प्रश्न का प्रेजेंटेशन किस प्रकार से, अर्थात प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से निर्मित होगा, किस तथ्य या विश्लेषण पर कितने शब्द हमें खर्च करने चाहिए, और लास्ट में एक उत्तर लिख के बताएंगे इस प्रकार से इसका उत्तर निर्मित किया जाएगा। जो प्रश्न की मांग है उसमें हमसे राय मांगा जा रहा है परिप्रेक्ष्य में क्या भारत को अपने नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रमों का विस्तार जारी रखना चाहिए। निष्कर्ष के तौर पे मैं अभी बता दे रहा हूं, नहीं, बिल्कुल नहीं, इसको प्रतिबंधित करना चाहिए। आगे हम इस पे ना बनाएं, क्यों या हम कैसे इसको कंपनसेट करेंगे, वो सारा प्लान आपके सामने हम डिस्कस करेंगे। फिर है नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित तथ्य एवं भय की विवेचना कीजिए। तो नाभिकीय जो ऊर्जा कार्यक्रम है का विस्तार हो या नहीं, तो फैक्ट्स और फिगर्स के बेसिस पर हम इस बात का निर्णय करेंगे। मेरा मानना है विस्तार अब हमें
नहीं करना चाहिए। कैसे, वो आपको बताते हैं। इस प्रक्रिया में हम कुछ फैक्ट्स लेंगे। सबसे पहले तथ्य, भारत और विश्व दोनों से, भारत एवं विश्व दोनों से कुछ तथ्य लेंगे। बेहतर यह होगा कि हम एक तुलना करेंगे। जनरली स्टूडेंट्स ऐसे तुलना में या तुलना की प्रक्रिया से नहीं प्रश्न को कंसर्न करते, संबंधित करते। जैसे एक और हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। दूसरा कॉलम हो जाएगा परंपरागत जीवाश्म ऊर्जा, हम इसको भी शामिल करेंगे। परंपरागत जीवाश्म ऊर्जा, निसंदेह इससे जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं तो हो रही हैं। और तीसरा हो जाएगा नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा, इन तीनों का एक हम तुलनात्मक अध्ययन पेश करेंगे और तब इससे स्पष्ट हो जाएगा कि हमें क्यों जो नाभिकीय या परमाणु ऊर्जा है उनको, उसके विस्तार को रोकना चाहिए। इसके अलावा फिर कुछ तथ्य के साथ, तथ्य एवं भय। भय का मतलब इससे होने वाले एक्सपेक्टेड जो हानियां हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। और वैश्विक स्तर पर क्या घट रहा है, क्या हो रहा है, हम फिर उसकी चर्चा करेंगे। आ रहा समझ में? इसके पश्चात हम निष्कर्ष देंगे। ऐसे प्रश्न में निष्कर्ष बहुत आवश्यक होगा कि हमें विस्तार को रोकना चाहिए और कुछ कोटेशंस दे सकते हैं। जैसे अंधे विकास का विरोध हमेशा होना चाहिए, परंतु विकास का अंधा विरोध नहीं होना चाहिए। लेकिन परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम एक अंधे विकास की तरह है। यदि इसको अनायास, मतलब इसके विस्तार की प्रक्रिया को नहीं रोका गया तो दुर्घटना हमें विकास की प्रक्रिया में जितना आगे ले जाएगा, कई गुना हमें पीछे कर सकता है। और विकास हम किसके लिए करते हैं? विकास मानव के लिए करते हैं। जब मानव ही खतरे में आ जाएगा, जीवन का नाश या सर्वनाश हो सकता है मात्रात्मक स्तर पर, गुणात्मक स्तर पर, तब मुझे नहीं लगता कि विस्तार करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ओवरऑल निष्कर्ष देंगे। और विकास जैसे अंधा विकास, कुछ कोटेशन दे सकते हैं हम लोग। अंधा विकास वर्सेस विकास का अंधा विरोध, तो ऐसे कोटेशन से फिर हम आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। प्रश्न की मांग यही है ना? अब इसके प्रेजेंटेशन को देखते हैं हम लोग कैसे बनाएंगे। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रस्तुतिकरण। जैसे उत्तर को किस किस क्रम में या किस कंसिक्वेंट प्रोसेस के अंतर्गत, क्रमिक विकास के अंतर्गत कौन सा तथ्य या किस प्रकार से विश्लेषण, वहां पे कितने शब्द हमें लिखने चाहिए। ठीक है, तो हम चलते हैं प्रस्तुतिकरण की ओर। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे प्रेजेंटेशन। देखिए, प्रश्न में पहले ही पूछा गया है, क्या हमें परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार करना चाहिए? एक तरीका यह हो सकता है कि आप लास्ट में बताएं कि नहीं, नहीं करना चाहिए। लेकिन आप शुरू में भी लिख सकते हैं कि फुकुशिमा दुर्घटना के पश्चात वैश्विक और भारत के परिस्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान में, या स्पष्ट होता है कि हमें इसके विस्तार कार्यक्रम को रोकना चाहिए, जिसके अंतर्गत हम निम्नलिखित, या जिसे हम निम्नलिखित प्रकार से समझ सकते हैं, या इसके पक्ष में निम्नलिखित तथ्य दिए गए हैं। इस प्रकार से आप उत्तर को बना सकते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न के मांग के अनुरूप, प्रश्न के मांग के अनुरूप परिचय, अर्थात प्रश्न का हम परिचय देंगे और परिचय में इस बात को स्पष्ट करेंगे, सहमति जताते हुए कि हाँ, हमें रोकना चाहिए, क्योंकि यहां पर मध्यम मार्ग आप नहीं अपना सकते। जैसे ये तो जिंदगी और मौत से सीधे खेलने वाली बात हो जाएगी। और जापान में जब, रशिया में जब, जापान में जब दुर्घटनाएं हो रही हैं, इंग्लैंड में दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो भारत में भी संभावित हो सकता है, किसी भी राष्ट्र में संभावित हो सकता है। तो डर के आगे जीत है हर जगह नहीं चलता, और खासकर कल्याणकारी राष्ट्र की अवधारणा के अंतर्गत आप उन तथ्यों को मेंशन करते हुए बता सकते हैं। तो परिचय में ही अपने विचार
स्पष्ट कर दें, स्पष्ट करें, और मेरी बात, मुझे मेरे विचार से चलेंगे तो इसे रोकना चाहिए, इसके विस्तार कार्यक्रम को रोकना चाहिए। ठीक है, अब देखो, इसके विस्तार कार्यक्रम को रोकने के लिए के संदर्भ में कई फैक्ट्स आएंगे, वो एक तटस्थ जस्ट सूचनाएं होंगी, फिर उस सूचनाओं का मूल्यांकन करेंगे हम लोग। अर्थात जो ये हम लिखेंगे ये पार्ट, इसके लिए हम शब्द लेंगे, लगभग मान के चलिए 20 शब्द, इससे अधिक नहीं, 20 शब्द लेंगे। इसके पश्चात हम कुछ तथ्य देंगे। भारत एवं विश्व के संदर्भ में कुछ हम यहां तथ्य लेंगे, लगभग मान के चलिए 45 शब्द यहां हम ले सकते हैं, क्योंकि कुछ कंटेंट यहां हम लोग देंगे। जैसे भारत में एटॉमिक एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 3% है, वर्ल्ड में 10.5 से 11% है, अर्थात बहुत ज्यादा इसका कंट्रीब्यूशन है भी नहीं। और ये भारत में तो विशेष करके, चूंकि प्रश्न भारत से ही संबंधित है, ये अपने प्रारंभिक चरण में ही है, 3% तो कुछ भी नहीं हुआ, है ना। तो ओवरऑल यदि इसको हम रोक भी देते हैं तो बहुत बुरा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर दुर्घटना हुई तो एक भोपाल गैस ट्रेजेडी की तरह यादगार बन सकता है। जैसे सरकार को हम माफ नहीं करते, जब भी वो बातें हमारे सामने आती हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और कल्याणकारी राष्ट्र की अवधारणा पर ही एक प्रश्न लग जाता है। तो क्वेश्चन मार्क आज भी लगता है। मध्य प्रदेश में जो उस समय की सरकार थी, यहाँ तक कि पॉलिटिकल पार्टीज थे, उन लोगों को जनता देखना नहीं चाहती है। कारण यही है क्योंकि बगैर एक बढ़तर विवेक के साथ निर्णय लेने के जस फैक्ट्री को लगवा दिया गया था। ये बहुत बड़े पर्यावरणविद हैं डैसमैन, इनका कहना है खासकर परमाणु ऊर्जा केंद्रों के संदर्भ में कि मानव एक ऐसा बंदर है जिसके हाथ में एक टाइम बॉम्ब आ गया है, वो खेल रहा है उससे, पता नहीं कब उसका टाइमर ऑन कर दे, और टाइमर ऑन करने के बाद भी वो खेलता रहेगा, लेकिन शायद उसे पता नहीं कि वही नहीं, जंगल के सारे बंदर उस टाइम बॉम्ब के साथ निपट जाएंगे। ये डेरोगेटरी प्रकार का स्टेटमेंट था, लेकिन ध्यान से देखिए कि जापान के फुकुशिमा में स्टेटमेंट आया था, जल से जला जापान। और जापान जैसे स्पष्ट तौर पर कल्याणकारी राष्ट्र के अंतर्गत जब इस प्रकार की दुर्घटनाएं हो जा रही हैं, तो भारत में तो स्वाभाविक है, भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, लेकिन भारत में ऐसा हो सकता है। तो एक तथ्य हम यहां पर देंगे जो भारत और विश्व के संदर्भ में होगा, जो बताएगा कि परमाणु ऊर्जा के कार्यक्रम भारत में तो बिल्कुल प्रारंभिक चरण में है। प्रारंभिक चरण का मतलब है उनका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, वैश्विक स्तर पर बहुत कम है, साथ ही साथ कई रिएक्टर्स वर्ल्ड में बंद किए जा रहे हैं, और ये स्वतः भी बंद होते हैं। यदि कोई भी रिएक्टर 30 साल या उससे अधिक समय तक कार्य कर लेता है तो वहां पर रेडिएशन के संक्रमण की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। ये तथ्य बताएंगे, आपको आगे लिखवाएंगे। तो उस परिस्थिति में उसे बंद करना ही पड़ता है। उसका मैक्सिमम आयु है 50 साल, 30 साल में जनरली रिकमेंडेड है। तो ये सब तथ्य हो जाएगा। साथ में हम एक तुलना करेंगे, जैसे पिछले पेज पे मैंने बताया था डिमांड ऑफ द क्वेश्चन में, कि हम पहले जीवाश्म ईंधन का या परंपरागत ऊर्जा का, परंपरागत ऊर्जा स्रोत का, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस ऊर्जा का, साथ ही साथ हम परमाणु ऊर्जा का, क्या इसकी विशेषता है, क्या इसकी कमी है, और एक हम लेंगे यहां पर नवीकरणीय ऊर्जा का। इन तीनों का जब तुलना करेंगे तो यहां बिल्कुल ये स्पष्ट हो जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ तुलना करने के बाद हम इससे संबंधित भय या होने वाले एक्सपेक्टेड हानि, हो सकने वाले, या इसको कहते हैं संभावित हानि, इसको रिस्क कहते हैं, इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे, और तब हम लोग यहां पर मूल्यांकन दे देंगे।
अब यदि हम शब्दों के सीमा को लें तो यहां पर 20 शब्द हमने खर्च किया इंट्रोडक्शन में, 45 शब्द खर्च किया कुछ वर्ल्ड और भारत के फैक्ट से संबंधित। यहां जब तुलना करेंगे तो लगभग मान के चलिए 75 शब्द आराम से खर्च हो जाएगा। तो 75 और 45 120 और 20 140 शब्द हो चुका है। भय में कम से कम हम 75 से 100 शब्द देंगे और तब 20 से 25 शब्द का एक निष्कर्ष देंगे विद कोटेशन। यही इस प्रश्न का प्रेजेंटेशन होगा, अर्थात उत्तर हम इसी प्रक्रिया के अंतर्गत निर्मित करेंगे। इस प्रकार से जब प्रेजेंटेशन हम बनाकर प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो भटकाव की संभावनाएं बहुत कम होती हैं, जबकि प्रश्न पत्र पर इस प्रकार से लिखना मना होता है। परंतु ये एक आदत है, जब आप प्रैक्टिस के प्रक्रिया में, अभ्यास के प्रक्रिया में इस प्रकार से सोच को विकसित करना शुरू कर लेंगे तो जब माइंडसेट आप बना लेते हैं कि इस क्रम में इस प्रकार से हम लिखेंगे और एक दो हिंट भी यदि प्रश्न पत्र पर लिख लें तो आप उसी धारा प्रवाह के साथ उसी क्रम के अंतर्गत प्रश्न के उत्तर को तथ्य या जो भी रिक्वायरमेंट है उसका उसके अनुरूप लिखना शुरू करते हैं। कुछ मॉडल, कुछ चार्ट जो भी आवश्यक होता है प्रश्न के उत्तर के श्रृंगार के प्रक्रिया में, लग्जरी के प्रक्रिया में, वह भी आप देना शुरू कर देते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग प्रश्न के उत्तर की ओर। ये प्रेजेंटेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रश्न के मांग के अनुरूप हम प्रश्न का उत्तर बनाएंगे। प्रश्न के साथ ही लिखना शुरू करते हैं। देखिए, ऊर्जा की बढ़ती हुई जरूरतों के परिप्रेक्ष्य में क्या भारत को अपने नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रमों का विस्तार जारी रखना चाहिए? नाभिकीय ऊर्जा संबंधित तथ्य एवं भय का की विवेचना कीजिए। तो इंट्रोडक्शन बड़ा यह महत्वपूर्ण होगा। कई प्रश्नों में परिचय जो होता है, इंट्रोडक्शन, वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता, सामान्य से काम चल जाता है। बट इस प्रकार के प्रश्न में बड़े सीधे शब्दों में स्पष्ट तौर पे मैसेज देने वाला इंट्रोडक्शन चाहिए, परिचय चाहिए। कैसे बनेगा? भारत जैसे ऊर्जा के आवश्यकता में वृद्धि एवं, या सिंपल यहीं पर लिख देते हैं, भारत जैसे ऊर्जा आवश्यकता में वृद्धि वाले राष्ट्र हेतु ऊर्जा की अनिवार्य आवश्यकता है। ऊर्जा की अनिवार्य आवश्यकता है। ये मैंने आवश्यक नहीं कहा, एसेंशियल कहा। जैसे खाना आवश्यक हो सकता है, लंच मिस कर जाए तो आप मर नहीं जाएंगे, लेकिन सांस लेना एसेंशियल है। यदि सांस रुका तो काम तमाम हो सकता है। तो भारत के लिए ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकता की आपूर्ति अनिवार्य है। वृद्धि वाले राष्ट्र हेतु ऊर्जा की अनिवार्य आवश्यकता है। इसके बावजूद नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित वैश्विक स्तर पर घटे घटनाओं एवं तथ्यों
के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार, देखो प्रश्न यही है, कार्यक्रम का, नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार नहीं होना चाहिए। देखो ऐसे प्रश्नों में कई बार परीक्षार्थी ये माइंडसेट बना के जाते हैं कि वी हैव टू टेक मिडिल पाथ, मध्यम मार्ग। बुद्ध ने भी कहा है हर जगह मध्यम मार्ग नहीं अपना सकते। आगे कुआं है, पीछे खाई है, कहाँ क्या किया जाए? कुआं में के बजाय खाई में गिर के देखते हैं, कम चोट लगेगा। या कई बार ऐसा होता है जैसे राम या कृष्ण में से किसको चुनना है, दोनों ही ठीक ही हैं, नहीं। यहां मुद्दा अप्रोच का है। यहां किस तर्क के साथ आप किस चीज का चयन करते हैं वह तर्क महत्वपूर्ण हो जाता है। दोनों अच्छे हैं, बिल्कुल सही है, तो फिर भी दोनों में यदि आप मर्यादा की बात करेंगे तो हमेशा राम की बात आएगी। लेकिन जिस प्रकार से महाभारत का युद्ध लड़ा गया वहां मर्यादा के अंतर्गत युद्ध लड़ना मुश्किल था, नामुमकिन था, क्योंकि रावण ने सीता जी का हरण किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ही ज्यादा दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था, इसलिए हर साल जलाते हैं हम लोग। लेकिन जिस परिवार से बिलोंग करती थी द्रौपदी, उसी परिवार के राजभवन में उसका चीरहरण हुआ। समाज किस व्यतिक्रम की ओर चला जा रहा था, उस परिस्थिति में कृष्ण जैसे बहुत खुरपेच वाले व्यक्ति, घुमावदार व्यक्ति, तर्क वाले व्यक्ति, कर्ण भी अंतिम में सरेंडर करते हैं कृष्ण के सामने जब कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों घटा। तो प्रकृति किसी के साथ कभी अन्याय नहीं करती। तुमने जरूर कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा जिसका परिणाम तुम्हारे समक्ष आया है। अभिमन्यु के वध के समय तुम कहाँ थे, वगैरह वगैरह जो भी है। अर्थात हर जगह आप मध्यम मार्ग इस प्रकार से चुनेंगे तो आपके दृष्टिकोण का पता नहीं चलेगा। और ब्यूरोक्रेसी में अस्पष्टता की आवश्यकता है। वहां पर लचर व्यक्तित्व, मतलब इस प्रकार का मध्यम मार्ग लचर व्यक्तित्व को बताता है जिसकी आवश्यकता नहीं है। और बिहार जिस प्रकार का राज्य है, दारूबंदी है, शराबबंदी है वहां पर, अर्थात निसंदेह अर्थव्यवस्था को, बिहार की अर्थव्यवस्था को ह्यूजेस्ट लॉस हो रहा है हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष। कई बार ये लॉजिक दिया जा रहा है, इवन तस्करी हो रहा है दारू का, घर घर हो रहा है। घर घर तो नहीं कहेंगे लेकिन बहुत खुलेआम हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने भी सुना है, ब्यूरोक्रेट्स जो वहां कार्य कर रहे हैं उनके मुंह से भी सुना है। लेकिन इसके बावजूद भी इस अप्रोच का, इस स्टैंड का स्वागत किया जा सकता है कि भाई गलत हो रहा है इसलिए हम गलत को स्वीकार कर लें, उचित नहीं है। हम इसके विरोध में हैं तो रहेंगे। बहुत अच्छा स्टैंड है ये, और ये स्टैंड बड़ा क्लियर है। तो भारत जैसे ऊर्जा की आवश्यकता में वृद्धि वाले राष्ट्र हेतु ऊर्जा की अनिवार्य आवश्यकता है। इसके बावजूद नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित वैश्विक स्तर पर घटे घटनाओं एवं तथ्यों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार नहीं होना चाहिए। अर्थात इस प्रकार से आपने इंट्रोडक्शन में ही क्लियर कर दिया, स्पष्ट कर दिया कि मैं या मेरा स्टैंड क्या है। और अब आपको यह बताना है कि आखिर आपने स्टैंड क्यों लिया। जो यहां तक है कार्यक्रम का विस्तार रखना चाहिए या नहीं, तो भाई नहीं रखना चाहिए। अब नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित जो तथ्य एवं भय की विवेचना कीजिए। तो तथ्य क्या क्या है और फिर उसकी भय से कंसर्न जो विवेचना है, थोड़ा हम लोग वो भी देखेंगे। नाभिकीय ऊर्जा भारत के कुल ऊर्जा का 3% एवं विश्व का 10.5% है। अर्थात
भारत में तो बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में है, विश्व में भी बहुत ज्यादा नहीं है। 16 यूरोपीय राष्ट्र ऐसे हैं, यूरोपीय राष्ट्र ऐसे हैं जहां नाभिकीय ऊर्जा पे 25% तक ऊर्जा प्राप्त होता है। 25% तक ऊर्जा प्राप्त होता है। क्लियर हो रहा है? अब यहां पर ऊर्जा का एक कंपैरेटिव महत्व, कंट्रीब्यूशन के सेंस में हम समझ सकते हैं कि भाई परमाणु ऊर्जा का और अन्य ऊर्जाओं का स्रोत इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन, अनुपात या परसेंटेज क्या हो सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है। दूसरा, सबसे जो बड़ी समस्या है इसको लेकर के, दुर्घटना से या अन्य चीज़ों से कंसर्न, थोड़ा उस पर नज़र डालते हैं। फुकुशिमा दुर्घटना के पश्चात फुकुशिमा दुर्घटना के पश्चात नए रिएक्टर का निर्माण रुका है। जहां 2013 में 68 नए रिएक्टर 68 नए रिएक्टर लगाए जाने थे, वे अब 2017 में 53 हो गए। घटा या बढ़ा? घटा। 68 से 53 का मतलब हो गया 15 घट गया। 15 रिएक्टर्स वर्ल्ड वाइड घटा करके 53 किया गया। अब कोविड-19 के समय चूंकि एग्जैक्ट डेटा नहीं आ पाया, बीच में कोविड आ गया था, अनुमान ये है, हिंदुस्तान टाइम्स में पूरा रिपोर्ट ही छपा था, अनुमान ये है कि घट करके हो गया लगभग 42, 11 और घट गया। तो आखिर ये घट क्यों रहा है? ये तो प्रश्न लगने वाली बात है ना, सोचने वाली बात है, घट क्यों रहा है? क्लियर हो रहा है? अर्थात परमाणु ऊर्जा केंद्र, ऊर्जा का विस्तार विश्व में रोका जा रहा है। अब एक बहुत बड़ा कंक्रीट फैक्ट हमें मिला कि वर्ल्ड वाइड लेवल पर परमाणु ऊर्जा केंद्रों को, नए रिएक्टरों के निर्माण को रोका जा रहा है। अब अगर वर्ल्ड इस प्रक्रिया में इस प्रकार से सोच रहा है तो हम कोई बहुत गलत नहीं कर रहे हैं। और सवाल वर्ल्ड का नहीं है, दुर्घटना हो तभी हम समझें। और पुरानी कहावत है, दुर्घटना से देर भली। हम अचीव थोड़ा देर से कर लेंगे, लेकिन हमारा राष्ट्र कल्याणकारी राष्ट्र है, लोक कल्याणकारी राष्ट्र है। जनता के मौत के सौदागर कम से कम हम बनना नहीं चाहेंगे। आपको शायद पता हो, बिहार के रजौली में परमाणु ऊर्जा केंद्र संभावित था बनाए जाने के लिए, प्रोजेक्टेड है, अभी भी प्रोजेक्टेड है, लेकिन उसको नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से रोक दिया गया। नवादा का जो रजौली इलाका है वहीं पर, और ओबियसली झारखंड से सटा हुआ इलाका है, नक्सली कभी भी डायनामिट लगा कर उड़ा सकते थे। सवाल कौन मरेगा कौन बचेगा का नहीं है, किस स्तर पर लोगों की मृत्यु होती, कितना बड़ा यह दुर्घटना होता, और तब विश्व में हो सकता है हम इसी दुर्घटना को याद करते, क्योंकि घनत्व के अंतर्गत जितने लोग मरते शायद ही विश्व में कभी ऐसा हो या हुआ तो नहीं है। तो ओवरऑल हमें सोचने के लिए एक बड़ा आधार मिल जाता है। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है? तो ओवरऑल जो कुछ और फैक्ट्स हैं इससे कंसर्न,
परमाणु ऊर्जा केंद्र का निर्माण अति खर्चीला एवं लंबे समय में निर्मित होने वाला। लंबे समय में निर्मित होने वाला, अर्थात ये अच्छी बात केवल यही है कि ऊर्जा ये ज्यादा देता है मात्रा में, लेकिन बनाने में लंबा टाइम लगेगा। सुरक्षा के मापदंड बड़े इसके कठोर होंगे अन्य की तुलना में। निर्मित होने वाला, साथ ही साथ एक इससे भी इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि 30 से 35 वर्ष के पश्चात उस रिएक्टर या कार्यरत रिएक्टर को बंद करना। क्लियर हो रहा है? ये सारे के सारे जो फैक्ट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि परमाणु ऊर्जा के कार्यक्रम में लॉस ज्यादा है, निवेश ज्यादा है, लाभ कम से कम है। आ रहा है समझ में? हानि पाएंगे तो स्पष्ट बताएंगे रेडिएशन कैसे होता है, क्या होता है, वगैरह वगैरह। अब थोड़ा हम लोग करते हैं तुलना। ऊर्जा स्रोतों का तुलनात्मक अध्ययन 3-4 पॉइंट में ही स्पष्ट हो जाएगा। तुलनात्मक अध्ययन हम सबसे पहले लेते हैं परंपरागत जीवाश्म ऊर्जा। इसके स्रोत हैं कोयला, पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, ये हो गए इसके स्रोत। इसके लाभ हानि को जरा देखते हैं। नाभिकीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, ये यूरेनियम से निकलता है। प्लूटोनियम 235 इसका एस का नाम है, या थोरियम, मोनाजाइट, ये इनसे निकलता है। जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं वो हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये स्थल पर है। सागर में कौन कौन से हैं? ओटीसी, तरंगीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये इसके स्रोत हो गए। अब थोड़ा तीनों के विषय में यदि हम पढ़ें तो जो ये जीवाश्म ऊर्जा है ये सहज प्राप्त हैं। क्लियर हो रहा है? सहज प्राप्त हैं, उपयोग सरल है,
सर्वाधिक प्रचलित हैं, सर्वाधिक प्रचलित हैं। अब इसकी ये सामान्य विशेषता है, इसका लॉस क्या है? भूमंडलीय तापन, भूमंडलीय तापन, हरितगृह प्रभाव, हरितगृह प्रभाव, अम्ल वर्षा, और जलवायु परिवर्तन। ये सब इसके एक्सपेक्टेड हानियां हैं। अगर हम नाभिकीय ऊर्जा में आते हैं तो रिएक्टर के निर्माण में अधिक समय एवं अधिक निवेश, ये सीमा हो गया। अधिक ऊर्जा उत्पादन, नो डाउट कि इसमें ऊर्जा का उत्पादन अधिक हो सकता है। दुर्घटना संभावित, दुर्घटना संभावित, या बेसिकली इसके हानि को तुम 3 भाग में बांट सकते हो। इसको भी बर्दाश्त किया जा सकता है बट हानि को, पहला है रेडिएशन का, ये होगा ही होगा, आप रेडिएशन के हानि को रोक नहीं सकते। आ रहा समझ में? ये होगा ही होगा। ताप वृद्धि, जिससे जीवाश्म ऊर्जा के हानि, या जो जीवाश्म ऊर्जा से हानि होता है वो इससे भी होगा, जलवायु परिवर्तन इससे भी होगा, थोड़ा कम मात्रा में होगा, लेकिन रेडिएशन बहुत खराब होगा। रेडिएशन का संक्रमण ये होगा ही होगा, इसको रोका नहीं जा सकता है। और तीसरा हानि है दुर्घटना की संभावना। आ रहा समझ में? अब इससे तुम अनुमान लगा सकते हो कि हमें इसको स्वीकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब चलते हैं नवीकरणीय ऊर्जा पर। सौर ऊर्जा उपलब्ध, सौर ऊर्जा का 1% विश्व के कुल ऊर्जा आवश्यकता के बराबर है। कैन यू इमेजिन? और भारत में बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, बहुत तेज से हम सोलर प्लांट, सोलर पॉन्ड्स बनाते जा रहे हैं। ओटीईसी जो थर्मल डिफरेंस में बनता है सागर में, 1,80,000 मेगावाट क्षमता है। अगर 1,80,000 मेगावाट क्षमता का विकास हमने कर लिया तो पूरे के पूरे दक्षिण भारत और मध्यवर्ती भारत में उद्योग से लेकर किसी भी नगर या गांव में कभी ऊर्जा की कमी नहीं होगी। तरंगीय ऊर्जा 40,000 मेगावाट, ज्वारीय ऊर्जा, तरंगीय ऊर्जा 90,000 मेगावाट है, ज्वारीय ऊर्जा 40,000 मेगावाट। हम केवल सागरीय ऊर्जा के भंडारों का दोहन कर लें, भारत में एनर्जी की कमी नहीं होगी।
जल विद्युत के भंडार भारत में विश्व में दूसरे स्थान पर भारत है। उनका निर्माण भी थोड़े विवेक के साथ करना होगा, वरना दुर्घटना भावी संभावित हो सकता है। ओवरऑल क्षमता का 10% विकसित करने पर अगले 50 वर्ष तक, 25 वर्ष तक जो एनर्जी क्राइसिस है, वर्षों तक ऊर्जा संकट समाप्त। अब केवल हम भावुक होकर निर्णय नहीं ले रहे, इवेलुएट, विश्लेषण करो, मूल्यांकन करो। हम इसको क्यों बोले चुनने के लिए इसे जारी रखा जाए। परंतु नवीकरणीय ऊर्जा का विकास तेजी से किया जाए। यहां स्पष्ट तौर पे मैंने विचार दिया कि भाई जीवाश्म ऊर्जा को एकाएक बंद करोगे तो ब्लैकआउट हो जाएगा, परिवहन साधन रुक जाएंगे, बट इसका विस्तार को रोका जाए। तेजी से बढ़ाया जाए। मैंने सबको नहीं लिखा है, इन शॉर्ट लिख दिया है मैंने, बट आप बताइए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये नहीं बताना कहाँ कहाँ लगा है, चूंकि इसके विषय में पूछा नहीं गया है। बेसिकली किसी भी कीमत पर प्रश्न के उत्तर की प्रक्रिया में भटकाव न दिखे, अपनी जानकारी को बेवजह नहीं देना है। जो प्रश्न की मांग है, प्रश्न के मांग के अनुरूप ही चलना है। इन शॉर्ट मैंने इसलिए बता दिया है कि सौर ऊर्जा का 1% विश्व के वर्तमान कुल ऊर्जा के मांग को पूरा करने में सक्षम है। हम इसे डेवलप नहीं कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा खर्चीला है ये, लेकिन ये सतत है, पोषणीय है, पर्यावरण सम्मत है। ये यहां पे लिखना चाहिए हमें, सतत, पोषणीय, पर्यावरण सम्मत। इसलिए कोई डाउट ही नहीं है, इसको तेजी से बढ़ाना चाहिए। तो यहां पर स्पष्ट है, मैंने तुलनात्मक अध्ययन से बताया कि इसके विस्तार की योजना को क्यों रोका जाना चाहिए। आ रहा है समझ में? अब ये हो गया फैक्ट जिसकी बात कर रहे थे, तथ्य है। प्रश्न में जिस तथ्य की मांग की गई थी, यह तथ्य है। प्रश्न में जिस तथ्य का मांग किया गया था, यह तथ्य है। यह तुलनात्मक तथ्य है। और इससे और ज्यादा स्पष्ट होता है हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और अब चलते हैं हम लोग, जो भय की बात की गई है। भय का मतलब होता है, प्रश्न को फिर से एक बार देखिए, दिया हुआ है तथ्य एवं भय। भय मतलब फियर्स, क्या क्या डर है जिसकी वजह से इसको रोकना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे अब भय की बात की जा रही है, तो हम चलते हैं भय की। चेरनोबिल दुर्घटना के पश्चात रूस के भय, फियर्स, रूस के घटित घटनाओं के आधार पर, ये दो प्रकार से होगा। एक होगा घटित घटनाओं के आधार पर, एक होगा अनुमानित। मैं बताऊंगा कैसे। रूस के चेरनोबिल में दुर्घटना
से 4000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में गहन संक्रमण, गहन नाभिकीय संक्रमण 1000 वर्ष तक मानव या पशु पक्षी का सामान्य निवास संभव नहीं। सोचो आप, और आपको पता है यह संक्रमण कितने दूर में फैला है? 1,00,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। इस संक्रमण का फैलाव 1,00,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। लेकिन 4000 किलोमीटर क्षेत्र में तो कोई रह ही नहीं सकता। आ रहा है समझ में? फुकुशिमा दुर्घटना के पश्चात परमाणु ऊर्जा केंद्र पर दुर्घटनाएं स्वाभाविक हो गए। जैसे मानव जन्म लिया है तो मानव मरेगा। हमारे चारों ओर जो हमारे मित्र हैं, बगल में पाकिस्तान है, मौका मिल जाए तो सबसे पहले प्रहार उन्हीं पर करेगा। चीन का स्थिति आप देख ही रहे हैं, जिस प्रकार से थर्ड वर्ल्ड वॉर की स्थितियां बनती जा रही हैं। मैं आज के परिप्रेक्ष्य में भी जुड़ के इसका उत्तर दे रहा हूं। अर्थात हमारे मित्रों की वजह से और ज्यादा घातक हो गया है। और ये बड़ा आसान है। देखो, यूक्रेन रशिया का भी वॉर चल ही रहा है। यूक्रेन ने चूंकि परमाणु ऊर्जा केंद्रों को बंद कर दिया था, इसलिए काफी हद तक बच गया। लेकिन अभी यूरोपीय राष्ट्रों के और यूएसए के सहायता से यूक्रेन जो फाइट कर रहा है आज रशिया से, सितंबर 2022 में भी, तो यूक्रेन का पहला टारगेट है कि रशिया के परमाणु ऊर्जा केंद्रों को नष्ट कर दो। परमाणु ऊर्जा केंद्रों को नष्ट करने से ब्लैकआउट लाना नहीं है। परमाणु ऊर्जा केंद्रों के नष्ट होने से जो नाभिकीय विकिरण के प्रदूषण फैलेंगे, संक्रमण फैलेंगे, वो बहुत विनाशकारी होंगे। तत्काल मरेंगे 100 लोग, लेकिन 2-3 साल के अंदर में लाखों की संख्या में लोग मरेंगे। और एक होता है ना, घाव ऐसा होगा, दर्द ऐसा होगा कि रिस रिस करके लोग मरेंगे, रेंग रेंग करके लोग मरेंगे, मानवता कराह उठेगी वहां पर। इस प्रकार का संघातक होगा, इस प्रकार से हानि एक्सपेक्टेड हो सकता है। तो दुर्घटनाएं स्वाभाविक हो गए कि भाई अब हल्के फुल्के या प्राकृतिक तौर पर भी कई बार हो सकता है, रेडियो एक्टिव है, वो स्वतः ही एक्टिव है, रिसाव ही हो गया। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो मिसाइल आइसोनाइट गैस के संक्रमण के रिसाव से इतना बड़ा दुर्घटना हुआ, तो जब परमाणु का होगा, आप सोचिए किस प्रकार से भीषण दुर्घटना हो सकता है। आप तुलना कर सकते हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस ट्रेजेडी से कम 50 गुना अधिक हानि, 50 गुना अधिक हानिकारक। और ये भोपाल गैस ट्रेजेडी का नाम आते ही अभी भी लोगों के रोंगटे खड़े होने लगते हैं। इसके अलावा
कलपक्कम, काकीनाडा, एवं तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र के निकटवर्ती गांवों में नाभिकीय प्रदूषण से लोगों में संक्रमण के प्रमाण लोगों में संक्रमण के प्रमाण 2013 में 68 रिएक्टर निर्माणाधीन थे। विश्व में, ये वर्ल्ड का डेटा है, निर्माणाधीन थे। 2017 में मात्र 53 रह गए। अर्थात वैश्विक स्तर पर विस्तार कार्यक्रम रोका जा रहा है। ये है जो घटनाओं के मतलब जो घटनाएं घट रही हैं, ये उनके बेसिस पर मूल्यांकन है। आ रहा समझ में? इसके अलावा हम देखें जो एक्सपेक्टेड है, भय, फियर, अनुमान आधारित। इससे भूमंडलीय तापन होगा, नगरीय ऊष्माद्वीप निर्माण में सहायक, जो हीट आइलैंड बन रहा है अर्बन एरियाज में, उसमें ये सहायक होगा ही होगा। नाभिकीय या विकिरण प्रदूषण, यह सर्वाधिक विनाशकारी प्रदूषण है। मतलब इस स्तर का प्रदूषण है कि मानव के पास अभी इसका कोई इलाज भी नहीं है। जिसको कहते हैं ना लाइलाज, ये लाइलाज है। तो जो एक्सपेक्टेड है, अनुमान आधारित, उनमें ये सब फैक्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जा रहे हैं और ये हमें सोचने के लिए बाध्य कर रहे हैं कि हमें सोचना ही चाहिए। तो तापन से कंसर्न हो गया, रेडिएशन से कंसर्न हो गया, नक्सलवाद, अलगाववाद,
एवं आतंकवाद तीनों के निशाने पर परमाणु ऊर्जा केंद्र। क्योंकि जो डायनामाइट लगा करके सीआरपीएफ की गाड़ी उड़ाई जा रही है नक्सलवादियों के द्वारा, यहाँ पे मुद्दा यह नहीं कि वो भटके हुए हैं कि भटके हुए नहीं हैं, पैरेलल सरकार चला रहे हैं, गलत सही उचित अनुचित अभी फिलहाल है ही नहीं। फिलहाल है कि सीआरपीएफ के गाड़ी को डायनामाइट लगा कर उड़ा दिया जा रहा है, पुलिस की गाड़ियों को डायनामाइट लगाकर उड़ा दिया जा रहा है। आतंकवादी घटनाएं जिस प्रकार से प्रोजेक्टेड भी होने लगा है, लेकिन जिस प्रकार से आतंकवादी घटनाएं घट रही हैं, यदि इन परमाणु ऊर्जा केंद्रों पर ये दुर्घटनाएं हो गई तो किस स्तर का ब्लास्ट होगा, किस स्तर का रेडिएशन फैलेगा, इसका अनुमान लगाइए। इसके अलावा युद्ध की स्थिति में परमाणु ऊर्जा केंद्र टारगेट पर होंगे। सब कहा जाता है कि हम मानवता का ध्यान रख के युद्ध लड़ेंगे। आपको लगता है कि पाकिस्तान बिना युद्ध के तो कितना मानवता का ध्यान रखता है, आप सोचिए। चीन कितना ध्यान रखता है, आप सोचिए। तो कुछ बातें कहने में ही अच्छी लगती है, हम भी यही कहते हैं कि पाकिस्तान फले फूले, और गलती से मिसाइल छूट जाता है, भले ही जाकर के बंजर क्षेत्र में गिरता है और जनसंख्या वाले क्षेत्र में भी गिर सकता था। तो कुछ बातें कहने के लिए अच्छी होती हैं, लेकिन व्यवहारिक स्तर पे वो कार्यरत नहीं हो पाती। इस बात को हमें समझ करके चलना हो। यू गॉट द पॉइंट। तो ये अनुमान आधारित भय हैं जिनको कि हमें टारगेट पर लेकर, जिसको कि हमें समझ करके एक निर्णय लेना हो, और तब लिखना होगा हमें भारत एक कल्याणकारी राष्ट्र है, जनता के स्वास्थ्य या कल्याण की कसौटी पर ऊर्जा उपलब्धता प्रवंचना या छलावा से अधिक कुछ नहीं। हमें नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा स्रोत, नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा स्रोत के विकास पर ध्यान देना चाहिए। विकास में देर हो सकता है बट दुर्घटना नहीं। देर हो सकता है परंतु दुर्घटना नहीं। इसको ऑनलाइन कर दीजिए। दुर्घटना से देर भली। तो विकास में देर हो सकता है परंतु दुर्घटना नहीं होगी। अब उपयुक्त तथ्यों के विश्लेषण से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि हमें परमाणु या नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों के विस्तार योजना को रोकना चाहिए और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को तेजी से विकसित करना चाहिए।
अब यहां पर कंक्लूजन आएगा, निष्कर्ष। उपयुक्त तथ्यों, भय, तथ्यों एवं भय को थोड़ा सा और चेंज करता हूं मैं। उपयुक्त तथ्य, भय एवं अनुमान तथ्य, भय एवं आपदा के जोखिम, रिस्क एवं अनुमानित हानि, लॉस का विश्लेषण करने पर या विश्लेषण करने से यह स्पष्ट होता है कि भारत में परमाणु ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा भी लिख सकते हैं, परमाणु ऊर्जा की विस्तार योजना को रोककर नवीकरणीय ऊर्जा का विकास करना चाहिए। अब यह फ्यूचरिस्टिक भी हो गया, और इनफैक्ट क्यों करना चाहिए इसका भी कारण सहित मैंने विश्लेषण किया है। वाई रिन्यूएबल एनर्जी मस्ट बीन डेवलप्ड इन इंडिया। ये अक्षय ऊर्जा के स्रोत हैं, समाप्त नहीं होंगे। अब चूंकि इस पे विशेष तौर पे मैंने इसलिए डेटा नहीं दिया, बहुत सारे तथ्य नहीं दिए। ये इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं, इको फ्रेंडली हैं, अक्षय ऊर्जा है, समाप्त नहीं होने वाले, अर्थात एक बार डेवलप कर दो, पीढ़ी दर पीढ़ी उसका लाभ लेते रहो, दुर्घटना की कोई संभावना नहीं है। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये, है ना। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज में इनको बढ़ाया जा रहा है। अब चूंकि टॉपिक का रिक्वायरमेंट नहीं था इसलिए मैंने नहीं दिया। तो यहाँ पर विस्तार योजना को रोकना है और नवीकरणीय ऊर्जा को विकास करना चाहिए। ये फ्यूचरिस्टिक हो गया। यही है इस प्रश्न का उत्तर। टीम दृष्टि का यही प्रयास है कि विद्यार्थी, खासकर बिहार के विद्यार्थियों को विषय में ये मान्यता है, बड़े जीवटता और जुझारूपन से तैयारी करते हैं, परंतु कई बार गुणवत्ता से चूक जाते हैं, गुणवत्ता की कमी कर, या कई बार ज्ञान होता है, संवर्धन भी हो रहा होता है, परंतु उनको प्रस्तुत करने का तरीका पता नहीं होता। उसी तरीका को समझाने के लिए, ताकि आप में भी उन गुणों का विकास हो सके, ताकि आप अच्छे अंक के साथ, अच्छे रैंक के साथ चयनित हो सके। टीम दृष्टि ने इसी प्रयास के अंतर्गत यह कार्यक्रम शुरू किया है। उम्मीद कर रहा हूं आपको बहुत बेहतर इसका लाभ मिल रहा होगा। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ। बीपीएससी अर्थात बिहार लोक सेवा आयोग के 60वीं 62वीं की मुख्य परीक्षा में यही 3 प्रश्न प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से भूगोल से जुड़े हुए थे। हालांकि यह प्रश्न विज्ञान और प्रौद्योगिकी का है, और जो कृषि का प्रश्न था वो अर्थव्यवस्था से संबंधित था। लेकिन चूंकि भूगोल एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच बेस्ड सब्जेक्ट है, अंतर विषयक उपागम आधारित विषय जो कई विषयों से जुड़ा है, अंतर संबंधित है, इसलिए एक सारगर्भित विश्लेषण उन प्रश्नों का मैंने किया। अगले बार हम लोग उसके आगे जो बीपीएससी के मुख्य परीक्षा में प्रश्न आए हैं उनका विश्लेषण करेंगे, जानेंगे उनका उत्तर कैसे लिखा जाएगा, कैसे बनाया जाएगा, ताकि आप में तार्किक रूप से उत्तर लेखन कौशल का विकास हो सके। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।